साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर जो सुनवाई चल रही है, क्या लेफ्ट लिबरल गैंग का जो खेल है वो खत्म हो गया है? आज मैं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि लगातार इस मामले में सुनवाई चल रही है। पहले दिन भी सुनवाई हुई, पूरे दिन, दूसरे दिन और उसके बाद तीसरे दिन। क्या हो रहा है? कैसे सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें रखी थी वो झूठा दलील था और उसको दे करके कैसे कपिल सिब्बल फंस गए, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और इसके अलावा दोस्तों, जो सेक्युलरिज्म का खेल ये लेफ्ट लिबरल गैंग खेलते हैं ना, उसका भी पर्दाफाश हो गया। और सबसे बड़ी बात, अब अभी तो कहा नहीं जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ सुनाने वाला है, लेकिन इतना तय है दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा लेफ्ट गैंग है ना, उसमें मातम छा गया है। आपको उसी से अंदाजा लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, किस दिशा में ये तर्क बढ़ रहे हैं और ये झूठी कहानी, झूठे नैरेटिव, डर, भय फैलाने की साजिश रची जा रही है, उसकी कैसे धीरे धीरे कलई खुलती जा रही है। मैं जो सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, मैं जो कुछ भी दिखाने जा रहा हूं, ये वास्तव में एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया खबर है। इसके बारे में जानना जरूरी है। और ये सब कुछ याद रखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई के सामने हो रहा है, उनके सामने खुलासे हो रहे हैं। क्या क्या खुलासा हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा दोस्तों। मैंने रिसर्च करके मीडिया रिपोर्ट से ही ये सारी चीजें एक एक करके निकाली हैं। और कपिल सिब्बल साहब ने जो तर्क दिया था वो कैसे झूठे दलील साबित हुए, ये भी दिखाऊंगा दोस्तों। मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जब पूरा देश इस समय एक गंभीर मुद्दे पर मथ रहा है तो अपनी भागीदारी भी जरूर इसमें निभाइए। कमेंट कीजिए, बताइए आपकी क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? और दोस्तों, मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को भी अधिक से अधिक पहुंचाइएगा ताकि एक एक पहलू की लोगों को जानकारी हो सके। आप सबको प्रणाम करता हूं। और साथ ही दोस्तों, आपको याद दिलाता हूं कि HB पोएट्री में लगातार नई कविताओं को शामिल करने का सिलसिला जारी है, तो HB पोएट्री से जुड़िएगा। और इस बार दोस्तों HB मेलोडी में एक भजन मैं अपनी आवाज में प्रस्तुत करूंगा, तो HB मेलोडी से जरूर जुड़िएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिल्कुल एक नई चीज, एक भजन आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना, वो फैसला नहीं आना है उसमें कुछ भी। ऐसा नहीं है कि कानून की बारीकियों पर चर्चा हो रही है कि कानून संवैधानिक है नहीं है, क्या, उस पर नहीं हो रहा है। अंतरिम फैसले पर हो रहा है कि क्या सुनवाई से पहले कोई अंतरिम फैसला दिया जाना चाहिए, अंतरिम रोक लगनी चाहिए, इस पर बात हो रही है। और पहले दिन आपको मैंने बताया था दोस्तों कि किस प्रकार से जब सिब्बल साहब अपना उतावलापन दिखा रहे थे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने एक बड़ा बयान दिया था। कपिल सिब्बल बार बार कह रहे थे कि भैया केंद्र सरकार सारी संपत्तियां हड़पना चाहती है, बार बार कह रहे थे। और उस समय CJI गवई साहब ने कहा कि भाई, जब संसद से कोई कानून पारित होता है तो वो संवैधानिक माना जाता है, ऐसे ही हम नहीं उसको रोक देंगे, आपके पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए। और पहले दिन की सुनवाई के बाद ही आप देखिए, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर पुण्य प्रसून का दिखा रहा हूं, पूरे लेफ्ट गैंग में दोस्तों हताशा छा गई, मातम मच गया। कहने लगे भाई ये तो मामला ही पलट गया। देख रहे हैं ना क्या फैसला आने वाला है, आज दे दिए संकेत, इशारों इशारों में बोल दिया कि बस गए, अब यहां पर दाल नहीं गलेगी। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ दोस्तों, वो मैं आपको सीधे सीधे दिखाना चाहता हूं। पहले दिन तो सिब्बल साहब और बाकी वकीलों ने अपने तर्क दिए। दूसरे दिन भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी बात रखी। क्या रखी है, और आज का वीडियो तो जरूर देखिए।
जो लोग तुषार मेहता के बारे में अनाप शनाप बातें कह रहे थे कि अरे तो ठीक से रख नहीं पाए, बता नहीं पाए, उनको देखना चाहिए। सबसे बड़ा तर्क दोस्तों, उन्होंने जो लोग PIL दाखिल कर रहे थे ना, इतने सारे लोग, 100 से अधिक केस मेरे ख्याल से, या मतलब कई दर्जन केस दाखिल हो गए थे, अब तो 5 ही पर बात हो रही है। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि जिन लोगों ने भी PIL दाखिल की है उसमें तो कोई अफेक्टेड है ही नहीं। अब ये क्यों बढ़ा है अभी मैं आपको दिखा देता हूं। उन्होंने क्या कहा? मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन व्यक्तियों द्वारा ये जनहित याचिका दायर की गई है उनमें से कोई प्रभावित पक्ष या व्यक्ति तो है ही नहीं। ये तो सब इंडिविजुअल है, ये पूरे मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट भी नहीं करते। और उन्होंने एक बात कह दी कि ये कानून बना है तो 36 JPC की मीटिंग हुई है और 96 लाख लोगों के इसमें प्रेजेंटेशन हैं, उनकी राय ली गई है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये क्यों बड़ी बात हो गई, तो मैं आपको इसके लिए एक चीज दिखाता हूं। अश्विनी उपाध्याय, PIL मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। ये 2021 में आए थे वक्फ एक्ट को चुनौती देने के लिए। तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उनसे पूछा कि भाई तुम्हारी कितनी जमीन पर, आपकी कितनी जमीन पर कब्जा किया गया, ये बताइए। जब आपकी जमीन पर कब्जा ही नहीं किया गया तो आप यहां क्यों आए? जाइए हाई कोर्ट। बयान सुनाता हूं आपको, एकदम समझ में आ जाएगा, सुनिए। इसमें मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा था कि आपकी कितनी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ये कोई पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। यहाँ हमारे जमीन पे कब्जा होने का मतलब नहीं है, पूरे देश में वक्फ बोर्ड जमीन कब्जा कर रहा है। और मैं उस समय मुझे जो जानकारी थी कि भारत में 10 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है। हालांकि बाद में अभी पार्लियामेंट में पता चला अब तो 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक रखा। जब मैंने वो नोट्स पढ़ने की कोशिश की, उस समय मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना नोट्स पढ़ने से मना कर दिया था और यह कहा था कि जो कानून है वो केवल एकेडमिक तरीके से चैलेंज नहीं हो सकता है, आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। जब हमने नोट्स दिखाना चाहा, हमने बताना चाहा कि हाँ मंदिरों पे कब्जा हो रहा है, गांवों पे कब्जा हो रहा है, सड़क के किनारे कब्जा हो रहा है, तो नोट्स भी नहीं पढ़ने दिया और मजबूरी में मुझे अपनी PIL वापस लेना पड़ा। अब जब नया वक्फ पे कानून आया और उस नए कानून के खिलाफ इमरान प्रतापगढ़ी, ओवैसी जी, अमानुल्लाह खां जी, पर्सनल लॉ बोर्ड, मदनी जी, ये सब लोग जब सुप्रीम कोर्ट आए, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे किसी भी याचिकाकर्ता से यह नहीं पूछा कि आपके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया है और आपके पूर्वजों ने जो जमीन वक्फ किया है उसमें से कितनी जमीन सरकार ने इस कानून को उपयोग करके वापस ले लिया। ये पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे पूरे लेफ्ट लिबरल गैंग के एक एक तर्क को सॉलिसिटर जनरल ने ध्वस्त किया। आप सोचिए, जब अश्विनी उपाध्याय पहुंचे तो इसलिए खारिज कर दिया गया उनका PIL कि आपकी जमीन छीनी गई थी क्या? तुषार मेहता ने वही तर्क रख दिया कि भाई जो लोग आए हैं उनकी तो जमीन तो छीनी नहीं गई, कोई प्रभावित है ही नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो पहला तर्क। दूसरा तर्क, सॉलिसिटर जनरल ने साफ साफ कहा कि याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये पूरे लोग, ये चुनिंदा लोग हैं। और आगे इसी से जुड़ करके आपको दिखेगा कि ये हवा में चीजें डर भय फैला रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये दूसरी बात हो गई कि पहली बात कि इनको तो कोई असर नहीं पड़ा। दूसरा, ये पूरे ग्रुप का, पूरे मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते। और तीसरा तर्क दोस्तों, और ये सबसे बड़ा तर्क है, जो लोग बहुत सारी चीजें गूंथते हैं ना, वो है वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, वक्फ इज एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट बट नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। मैं हिंदी में इनका कोट अनकोट जरा आपको पढ़ता हूं। जब तक मैंने रिसर्च नहीं की थी, ये तुषार मेहता कह रहे हैं, तब तक मुझे इस्लाम धर्म के इस हिस्से के बारे में पता नहीं था कि वक्फ इस्लामिक अवधारणा है, लेकिन ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। वो कहते हैं कि चैरिटी तो हर धर्म में मौजूद है, ईसाई धर्म में भी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी के लिए भी यह जरूरी नहीं है। SG तुषार मेहता ने कहा कि हिंदुओं में भी दान देने जैसी चीज है,
सिख धर्म में भी है, लेकिन कहीं जरूरी नहीं है। और तुषार मेहता कहते हैं कि अगर मान लें मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोगों के फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है और वो वक्फ नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो मुस्लिम नहीं होंगे? अब आप देखिए कैसे वो चीजों को जोड़ रहे हैं। फिर तुषार मेहता ये भी कहते हैं वक्फ बाय यूजर मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसको 1954 में कानून द्वारा मान्यता दी गई थी, उससे पहले बंगाल एक्ट में। तो एक बहुत बड़ी अवधारणा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। यानी जो लोग इस्लामिक अवधारणा के तहत इसको डिफेंड करने आए हैं, तो इसका पूरा का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। सेक्युलरिज्म का खेल आपको बता रहा हूं मैं। तो ये तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट। चौथा पॉइंट, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों के शामिल करने के सवाल पर। अब इसको दो तरीके से समझिए। एक तो मुस्लिम धर्म में गैर मुस्लिमों को शामिल करना, पहला तर्क। और दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि जो हिंदू बंदोबस्ती मंदिर होती है वहां पर तो किसी दूसरे धर्म को शामिल नहीं किया जाता। दो तर्क देते हैं ना, अब दोनों तर्क को समझिए। पहला कि जब इसका कैरेक्टर सेक्युलर है, यह इस्लामिक अवधारणा का जरूरी हिस्सा नहीं है, तो गैर मुस्लिम को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। भाई ये तो एक प्रबंधन का काम है ना, ये धर्म से इसका लेना देना कम है। और दूसरी चीज, उन्होंने हिंदू एंडोमेंट एक्ट से तुलना की, तो उसमें क्या कहते हैं मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। तुषार मेहता कहते हैं वक्फ बोर्ड का काम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। मैं हिंदी में करके बता रहा हूं दोस्तों, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। वक्फ बोर्ड का काम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। वक्फ बोर्ड वक्फ की किसी भी धार्मिक गतिविधि को नहीं छूता, जबकि हिंदू बंदोबस्ती मंदिर की हिंदू धार्मिक गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल है। और यही अन्य धर्मों में मुख्य अंतर है। यानी ये चौथा बड़ा तर्क देते हैं। उसी सेक्युलरिज्म के खेल में सरकार ने इस कानून को लाने की कोशिश की है, जो सेक्युलरिज्म का खेल ये लोग करते हैं। अगला तर्क देखिए, और ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि किसी भी आदमी को सरकारी जमीन पर दावे का अधिकार नहीं है। यहां तो सारे लोग तर्क दे रहे हैं ना कि हमारी जमीन छीन जाएगी, ये हो जाएगी। अब ये साफ कह रहे हैं, कोई लाग लपेट नहीं, कि अगर आपने सरकारी जमीन ली है तो आप उस पर अधिकार नहीं हो सकता, वो सरकार छीन ही लेगी। और उन्होंने ये कहा, तुषार मेहता ने, कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि अगर संपत्ति सरकार की है तो उसे वक्फ घोषित किया गया है तो सरकार उसे बचा सकती है। तो क्या सरकार बचाएगी? नहीं, सरकार तो बचाएगी ना दोस्तों। और सरकार की जिम्मेदारी तो पूरे देश की है। अगर सरकार की जमीन है तो वो पूरे देश की जमीन होती है। तो यहां एकदम क्लियर कट हो गया। क्या आप इस तर्क पर नहीं कह सकते अगर सरकार की जमीन है तो सरकार उसको छीन लेगी? इसमें कहीं कोई दोमत नहीं होना चाहिए। अगला तर्क देखिए, एक तर्क जो कहते हैं ना कि सरकार वक्फ संपत्ति की जमीन छीन लेगी। उन्होंने साफ कहा कि यह दावा भ्रामक है। अब इसमें जो बातचीत होती है ना, मैं कुछ बातचीत आपको सुनाना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई कहते हैं, उनकी दलील है कि इस मामले में सरकार अपना दावा खुद तय करेगी। अब सरकार दावा, इसका मतलब हो गया कि कलेक्टर या उसके ऊपर के अधिकारी, ये उसमें प्रावधान है कि कलेक्टर या उसके ऊपर के अधिकारी ही इसकी सुनवाई करेंगे। तुषार मेहता कहते हैं यह दलील न सिर्फ भ्रामक है बल्कि पूरी तरह से गलत है। और तुषार मेहता एक कदम आगे बढ़ जाते हैं कि कलेक्टर के खिलाफ उनकी दलील थी कि वो अपने मामले में न्यायाधीश होंगे और इसीलिए जेपीसी ने कलेक्टर से ऊपर एक अधिकारी का फैसला किया। लेकिन तुषार मेहता ये कहते हैं कि मान लीजिए आपको पसंद नहीं है, अगर माय लॉर्ड चाहते हैं तो इसे हटा दें, हटा दीजिए, कोई बात नहीं। भाई कोई तो फैसला करेगा, कोई तो अधिकारी होगा।
सीजेआई कहते हैं कि इसी को हटाना या पूरे सेक्शन को ही हटा दें। इस तरह की बातचीत होती है। मैं आपको वो चीजें दिखा रहा हूं दोस्तों। और एसजी मेहता उसके बाद क्या कहते हैं, सुनिए। बार बार कहा जा रहा है कि वक्फ संपत्ति पर पूरी तरह कब्जा हो जाएगा, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड के माध्यम से ही यह पता चलेगा कि संपत्ति सरकार की है या नहीं। और राजस्व अधिकारी केवल रिकॉर्ड के लिए निर्णय लेते हैं, टाइटल का अंतिम निर्धारण नहीं करते हैं। और तुषार मेहता यह भी कहते हैं कि मान लीजिए आपका झगड़ा भी है, सरकार ही तो तय करेगी या राजस्व विभाग करेगा, कोई तो तय करेगा। लेकिन मान लीजिए आप सहमत नहीं है, तो आपके लिए तो कोर्ट का दरवाजा तो खुला है ना। तमाम तरीके के ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट है, और उसके बाद तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं ना कि इससे पहले जो कांग्रेस ने कानून बनाया था, उसमें तो कोर्ट जाने का अधिकार ही छीन लिया गया था। यहां तो सरकार काम कर रही है भाई, कोई आदमी आपसे नहीं छीन रहा, कोई धार्मिक संस्था आपसे नहीं छीन रही है। और इस दौरान दोस्तों जो बातचीत हुई ना, मैं आपको पंजीकरण की बात बता रहा हूं, कपिल सिब्बल की चर्चा होती है, और मैं जो आपको दिखा रहा हूं ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बड़े गौर से सुनिएगा। मैं पढ़ देता हूं, चूंकि ये कानूनी मामला है। जो बातचीत हो रही है उस बातचीत से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। जैसे सीएए के मामले में कि नागरिकता छीन जाएगी, छीनी गई क्या? लेकिन वो तो काम कर गए। उस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है उसमें तो भ्रमित किया, देश में अराजकता फैलाने की साजिश रची। आप इस बातचीत को देखिए, मैं स्क्रीन पर लगाया हूं, मैं पढ़ता हूं। यह पंजीकरण का मामला, कैसे झूठ की पोल खोलते हैं। सीजेआई बीआर गवई, क्या 1923 के कानून में पंजीकरण का भी प्रावधान था? सिब्बल ने तर्क दिया था कि पंजीकरण 1954 से हुआ था, 1923 से नहीं। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या कहते हैं, कोट अनकोट में सब पढ़ रहा हूं। मैं सीधे धारा से पढ़ रहा हूं। एक अभियान चल रहा है कि 100 साल पुरानी संपत्ति हम कागज कहां से लाएंगे? मुझे बताइए कि कागज कभी जरूरी नहीं थे। ये एक कहानी बनाई जा रही है। अगर आप कहते हैं कि वक्फ 100 साल पहले बना था, तो आप सिर्फ पिछले 5 साल के ही दस्तावेज पेश करेंगे। ये महज औपचारिकता नहीं थी, अधिनियम के साथ एक पवित्रता भी जुड़ी हुई थी। और वो 1923 अधिनियम के बारे में कहते हैं कि ये अधिनियम कहता है कि अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो आप पेश करें, अन्यथा आप मूल के बारे में जो भी जानते हैं उसको पेश करें। 1923 का प्रावधान दोस्तों, और उस पर चर्चा होती है। उस समय भी यही कानून था जो आज बनाया गया है। अब देखिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या कहते हैं। कहते हैं कि 1923, 1954 और 1995 के अधिनियम में प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करा सकता है, किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं थी। झूठी कहानी गढ़ी गई है। उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे या वक्त पर सामूहिक रूप से कब्जा कर लिया जाएगा। खातों का विवरण हर साल दर्ज किया जाना था। इसके लिए 1923 में वैधानिक ऑडिट की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि इसका कोई परिणाम नहीं था, यह अदालत के समक्ष था। आपको कल मैंने दिखाया था ना दोस्तों, सिब्बल कैसे कह रहे थे कि हां कानून में तो था, लेकिन अगर पालन ना करे तो कुछ भी नहीं था। यही कहा था ना। था दोस्तों, ये बिल्कुल था। सीजेआई गवई कहते हैं कि क्या सिब्बल तकनीकी रूप से सही हैं कि सिर्फ ब्यौरा देना था? तब जाकर तुषार मेहता कहते हैं कि तकनीकी रूप से यह सही नहीं है। जो प्रावधान किया गया था वो एक ब्यौरा देना था। यह सिर्फ पंजीकरण से कहीं अधिक था। इसे अदालत में जाना था। उनके अनुसार इसका परिणाम यह हुआ कि मुतवल्ली जारी नहीं रहेगा, दूसरा आएगा और उसे फिर से जुर्माना देना होगा। यह कानून को पढ़ने का एक बेतुका तरीका है। यह सिब्बल साहब के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों, और यह 1923 का प्रावधान है। आप सोचिए कि आपको पंजीकरण तो कराना होगा, अगर आप नहीं करते हैं तो मुतवल्ली जाएगा, दूसरा आएगा, लेकिन वो भी आपको सजा देगा। और इस मामले में दोस्तों 1923 अधिनियम को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, उसे बरकरार रखा गया।
1954 अधिनियम स्वतंत्रता के बाद पहला अधिनियम था। एक और इसमें चीज जोड़ी गई थी और मैं आपको दिखाता हूं इसमें एक लाइन क्या कहते हैं, सुनिए। सरकार 140 करोड़ नागरिकों की ओर से संपत्ति की संरक्षक है। ये तुषार मेहता कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मुस्लिम से जमीन छीन रहे ना भाई, सरकार है, 140 करोड़ लोगों की सरकार है। हर किसी की संपत्ति की सुरक्षा करना ये सरकार का दायित्व है और यही बात कह रहे हैं कि सरकार 140 करोड़ नागरिकों की ओर से संपत्ति की संरक्षक है। राज्य की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संपत्ति का अवैध रूप से उपयोग न किया जाए। झूठी कहानी गढ़ी जा रही है कि उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे या वक्फ पर सामूहिक रूप से कब्जा कर लिया जाएगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो सॉलिसिटर जनरल ने रखा है वो भी सुनिए। वक्फ बाय यूजर, इसी की चर्चा हो रही है ना। वो कहते हैं वक्फ बाय यूजर एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसे कानून द्वारा मान्यता दी गई थी। इस पर फैसला कहता है कि यदि अधिकार विधायी नीति के रूप में प्रदान किया जाता है तो अधिकार हमेशा छीना जा सकता है। यही प्रस्ताव है। झूठी और काल्पनिक कहानियां गढ़ी जा रही हैं। और तब आखिर में कहते हैं कि वक्फ इस्लामिक अवधारणा तो है, कोई शक नहीं है, लेकिन इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अब आपको मैं फिर से दिखाता हूं एक चीज कि कैसे कपिल सिब्बल ने झूठी दलील दी थी। पहले दिन जो दोस्तों बातचीत हुई थी उसमें यही कहा गया था ना कि 1923 में जो प्रावधान था उसमें यह कहा था कि हां पंजीकरण कराना होगा, लेकिन नहीं कराते तो कुछ होता नहीं। उसमें शैल एक शब्द का भी यूज था, आपको ध्यान होगा दोस्तों। अगर नहीं देखा है तो कल का वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अब देखिए तुषार मेहता क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथी वकील मतलब कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा था कि इसका कोई परिणाम नहीं था, लेकिन इसमें तो अदालत में जाना था। और उन्होंने दोस्तों बकायदा 1923 एक्ट की धारा 10 का जिक्र किया जिसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आप देखिए इसको बड़े गौर से। और इसके आखिरी हिस्से मैं थोड़ा बड़ा करके खुद से पढ़ देता हूं। ये आर्टिकल 10 है दोस्तों। इसमें आखिर में देखिए पेनल्टीज लिखा हुआ है और इसके आखिर में क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं अंग्रेजी में। इसमें लिखा है दोस्तों, मैं अधूरे लाइन से पढ़ रहा हूं। फर्निशेस अ स्टेटमेंट विच हैज नॉट बीन ऑडिटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 6 बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज। अगर ये नहीं हुआ तो 500 रुपए तक का जुर्माना होगा। और अगर दूसरी बार ये गलती होती है, ये आपने वो किया, तो ये जुर्माने की रकम बढ़कर 2000 रुपए तक हो सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार ने वक्फ को लेकर जो रजिस्ट्रेशन की बात कही है ये 1923 में था दोस्तों। आज 2025 है, 100 साल पहले भी था। उस समय भी जुर्माने का प्रावधान था और कोर्ट में कहा जा रहा है कि हम कहां से लाएंगे, कैसे दिखाएंगे। और मजे की बात आप देखिए, जो पहले के कानून था दोस्तों और अभी के कानून, बल्कि मोदी जी ने और रिलैक्सेशन दे दिया है। पहले के कानून में सिर्फ 3 महीने का समय था आपको पंजीकरण कराने के लिए, अभी मोदी सरकार ने 6 महीने का दिया है। और खुद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहले के कानूनों में 3 महीने का समय था, अब 6 महीने का है। मेहता साहब कहते हैं, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, हां, और अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है तो उसके लिए अभी भी मौका उपलब्ध है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि संपत्ति हड़प ली जाएगी, रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जा रहा है। वक्फ बाय यूजर के मामले में रजिस्ट्रेशन की शर्त हटाने का मतलब होगा एक ऐसी चीज को अनुमति देना जो शायद पहले दिन से गलत थी। आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि आपने 100 साल पहले अगर कानून तोड़ा है तो कायदे से तो यह होना चाहिए कि अगर उस समय 2000 रुपये था तो अभी तो लाखों करोड़ों रुपये होंगे उसका जुर्माना।
वो कहां जुर्माने देने की बात कह रहे हैं, बोल रहे कागज नहीं दिखाएंगे। यहां तो राम मंदिर और भगवान कृष्ण मंदिर की तो बात ही नहीं कह रहा, ये तो कानून में लिखा है कि अगर आपने पंजीकरण नहीं कराया तो 500 रुपए तक का जुर्माना, पेनाल्टीज की चर्चा है इसमें। मोदी सरकार क्या कर रही है? अब उन सब के लिए भी 6 महीने का समय, मतलब 100 साल तो दिया ही और 6 महीने। मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि ये इसी देश में हो सकता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सारे लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो उल्टा कोतवाल को ही डांट रहे हैं, वो सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जिस संसद के पास सर्वोच्च शक्ति होती है लोकतंत्र में, उस संसद को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सोचिए। बल्कि कायदे से तो यह होना चाहिए था कि जिन लोगों ने इस कानून के आधार पर अपना पंजीकरण नहीं करवाया उनको सजा मिलेगी। सरकार नहीं कह रही है, सरकार कह रही है और 6 महीने का हम दे देंगे। तो दोस्तों शायद यही वजह है, इन तर्कों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सुन रहे हैं और पूरी बेंच सुन रही है। और इसीलिए पहले दिन उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि अगर संसद में पास हुआ कोई कानून है तो उसकी संवैधानिकता है, आप उसको ऐसे ही छेड़ नहीं सकते, हम उस पर ऐसे ही रोक नहीं लगाएंगे। आपके पास एकदम पुख्ता सबूत होनी चाहिए कि हाँ इसको रोकने की ये वजह है। और ये दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कानून पर अभी सुनवाई नहीं हो रही है, इसको शुरू होने में तो अभी 6-7 महीने 1 साल भी लग सकता है। अभी सिर्फ ये सुनवाई हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश दे या ना दे। मैं तो एक ही बात जानता हूं दोस्तों, अब तो इसकी तीसरे दिन भी पूरे दिन सुनवाई होगी। मैं तो एक ही बात जानता हूं, ये चर्चा जो ये विमर्श हो रहा है, ये तर्क दिए जा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इसको बड़े गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार, जो बार बार कहती है कि इस देश के रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों का है, उसने किस प्रकार इस देश की बहुसंख्यक आबादी को पीड़ित बनाकर छोड़ दिया, उसको हीनता का शिकार बना दिया, उसकी संपत्ति को छीनने का अधिकार दे दिया। और एक बात तो समझ में आता है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको कुछ भी करने का अधिकार मिल जाता है। वो कानून के रूप में सही है नहीं है, ये पॉलिटिकल बातें बता रहा हूं आपको, मगर जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उस तर्क को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको एक नई दुनिया नजर आएगी, जहां कैसे मुसलमानों के लिए एक विशेष कानून और बाकी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव साफ साफ नजर आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। इसमें आगे भी अभी सुनवाई होगी, अब देखते हैं, जिस समय फैसला आएगा, अंतरिम फैसला, उस पर बारीकी से नज़र रखकर आपको सब कुछ बताऊंगा। मैंने कोशिश की कि दूसरे दिन जो कुछ भी हुआ है वो एक एक चीज़, मुख्य विषयों को आपके सामने ला सकूं। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा दोस्तों। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ, HB मेलोडी दोस्तों, अगर ये गीत आप नहीं सुन रहे हैं तो ज़रूर सुनिएगा। मैं इस पर भी बहुत मेहनत करता हूँ, हमारी टीम मेहनत करती है, उन्हें भी अपना प्रेम और आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।